Hi everyone. So in the previous video we had discussed about Henry's law, and in this video we are going to discuss about Rolle's law, right? But before studying Rolle's law we have to understand one term which is vapor pressure. Vapor pressure. नाम से ही क्लियर है, वेपर प्रेशर मतलब वेपर्स के कारण जो प्रेशर क्रिएट हुआ होगा उसे हमने क्या बोला होगा, वेपर प्रेशर. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सपोज करो वी हैव वन बीकर, हमारे पास एक बीकर है, ठीक है. सपोज करो कि ये क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज बीकर है हमारे पास, और इसमें हमने क्या ले लिया, लिक्विड, ठीक है. इसमें हमारे पास क्या है, एक लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है. अब जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इस लिक्विड के क्या होंगे, वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है. जैसे जैसे हीट इसको और मिलती जाएगी और ज्यादा वेपर्स यहाँ पर क्रिएट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, राइट. अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, मतलब इसमें क्या प्रोसेस होता जाएगा, वेपर्स फॉर्म होते जाएंगे, मतलब कौन सा प्रोसेस होता जाएगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता जाएगा, लिक्विड इवेपोरेट होता रहेगा, ठीक है. इवेपोरेशन का प्रोसेस इसमें हो रहा है, ठीक है. अब एक पॉइंट क्या आएगा जब और ज्यादा वेपर्स फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है. जो और वेपर्स फॉर्म होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर दोबारा क्या फॉर्म कर देंगे, लिक्विड फॉर्म कर देंगे. मतलब और ज्यादा वेपर्स फॉर्म नहीं हो पाएंगे. जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, ठीक है. किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. पहले क्या हो रहा था कि लिक्विड को हमने हीट प्रोवाइड किया, वेपर इंक्रीज होते जा रहे हैं, और एक पॉइंट क्या होगा, जितने वेपर्स और फॉर्म होंगे, ठीक है, उतने ही वेपर जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो किसमें आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आने लग जाएंगे. मतलब एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के. तो उस टाइम पे ये वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय these vapors which are present in dynamic equilibrium with the liquid. Okay, so this will be known as, that pressure will be known as vapor pressure of this liquid, right? So ये होता है vapor pressure, ठीक है. अब रोल्स लॉ समझते हैं कि रोल्स लॉ क्या है, ठीक है. रोल्स लॉ दिया था एक साइंटिस्ट ने, फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था FM रोल्ट, ठीक है, FM रोल्ट. और उन्हीं के नाम के बेसिस पे इसको हम क्या बोलते हैं, रोल्स लॉ, ठीक है. FM रोल्ट उन्होंने क्या दिया था, एक लॉ दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, रोल्स लॉ. उन्होंने क्या बोला कि मान लो जो आपका बीकर लिया है आपने, उसमें क्या है, मोर देन वन कंपोनेंट है, ठीक है. एक कंपोनेंट नहीं है लिक्विड का, मान लो दो कंपोनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, A एंड B, ठीक है. ये हमारा लिक्विड है इस बीकर में, ठीक है. सपोज करो इसमें दो कंपोनेंट है, ठीक है, दो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं. एक को हमने A बोल दिया और दूसरे को हमने B बोल दिया, ठीक है. इसमें क्या प्रेजेंट है, A प्लस B आपस में मिक्स स्टेट में प्रेजेंट है. एक कंपोनेंट A है और दूसरा कंपोनेंट B है, ठीक है. दोनों ही वोलेटाइल हैं, ठीक है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, वोलेटाइल है, ठीक है. तो दोनों अपना अपना वेपर प्रेशर, इसके कारण भी, A के कारण भी कुछ वेपर्स क्रिएट होंगे और B के कारण भी कुछ वेपर्स क्रिएट होंगे. तो दोनों की वजह से क्या होगा, कुछ वेपर प्रेशर होगा, ठीक है. सपोज करो कि A की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, PA, ठीक है. और B की कारण जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, PB, ठीक है. और कितना अमाउंट दोनों का प्रेजेंट है, सपोज करो कि A का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में कितना है, XA, ठीक है, और B का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में कितना है, XB, राइट. तो रोल्स लॉ क्या कहता है कि सपोज करो हमारा जो, अगर मान लो जो A है, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में है, अगर वो B प्रेजेंट नहीं है उसमें, तो उसका वेपर प्रेशर कितना था, P नॉट A था, ठीक है. और B में अगर A प्रेजेंट नहीं था, मतलब सिर्फ अकेला B प्रेजेंट था, तो उस टाइम पे जो B का वेपर प्रेशर था वो क्या था, P नॉट B. ओके, ठीक है. हमारे पास क्या है, बीकर में दो कंपोनेंट्स हैं, A और B. A की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो गया, PA, और A का मोल फ्रैक्शन इस बीकर में कितना है, XA. B के कारण PB, और मोल फ्रैक्शन कितना है B का, XB, राइट. अगर B A के साथ प्रेजेंट नहीं है, प्योर प्रेजेंट है, तो उसका जो वेपर प्रेशर था वो कितना था, P नॉट B था, ठीक है. और अगर A प्योर फॉर्म में प्रेजेंट था तो उसका वेपर प्रेशर कितना था, P नॉट A था, राइट. अब रोल्ट ने क्या दिया, उन्होंने बोला कि जो PA है वो किसके इक्वल होगा, XA इंटू P नॉट A के इक्वल होगा. मतलब जो वेपर प्रेशर होगा एक कंपोनेंट का इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन दिस सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय the vapor pressure of that component in the pure state,
ठीक है, कि जो वेपर प्रेशर है उस कंपोनेंट का वो किसके इक्वल होगा, कि कितना मोल फ्रैक्शन है उस कंपोनेंट का इस सॉल्यूशन में, मल्टीप्लाइड बाय कितना वेपर प्रेशर होता उस कंपोनेंट का अगर वो प्योर फॉर्म में है. सिमिलरली फॉर बी वी कैन राइट इट एज पीबी इट इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी. राइट, सो दिस इज आवर रोल्स लॉ. ठीक है, इसके बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कभी कभी. ठीक है, और टोटल प्रेशर, अब इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा, P वुड बी इक्वल टू PA प्लस PB. ठीक है, विच मे बी रिटन एज XA इंटू P नॉट A प्लस XB इंटू P नॉट B. ओके, सो दिस इज आवर रोल्स लॉ. ओके, अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी है. अभी तो हमने क्या लिया था कि दोनों कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं, वोलेटाइल है. ठीक है, अब सपोज करो कि अगर हमारा एक कंपोनेंट तो वोलेटाइल हो तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो, तब क्या होगा. ठीक है, अगर हमारे बीकर में अभी भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट तो क्या है, वोलेटाइल है, और दूसरा क्या है, नॉन वोलेटाइल. ठीक है, एक कंपोनेंट वोलेटाइल है तो दूसरा क्या है, नॉन वोलेटाइल है. तो सपोज करो कि हमें चेक करना है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वोलेटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पे. ठीक है, हमें चेक करना है, मान लो इसके अंदर दो कंपोनेंट है, 1 एंड 2 व्हाटएवर. ठीक है, 1 एंड 2. सपोज करो कि जो आपका सोलवेंट है, ठीक है, जो सोलवेंट है, दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, सोलवेंट. सपोज करो कि जो हमारा सोलवेंट है वो तो क्या है, वोलेटाइल. ठीक है, और जो सोल्यूट है वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा. अब देखो, अगर सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, ठीक है, या वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, अगर मान लो प्योर सॉल्वेंट होता, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. मतलब सपोज करो कि अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में क्या है, P नोट है. ठीक है, और इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कितना है, P1, तो ये तो श्योर है कि जो P1 होगा वो लेस देन P नोट होगा. क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है, पहले क्या था, जस्ट सपोज कि अगर हमारे पाथ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो वी कैन क्रॉस इजीली, बट अगर हमारे पाथ में ऑब्स्टेकल्स प्रेजेंट है तो हम इजीली क्रॉस नहीं कर पाएंगे. इन द सेम वे यहाँ पर क्या है, पहले क्या था सर, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे तो इजीली वेपर फॉर्म हो जाते थे. अब यहाँ पर क्या है, कहीं कहीं सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो खुद वोलेटाइल नहीं है, जो खुद तो हिलेंगे नहीं, है ना. और साथ में जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास आउट कर रहे होंगे, उनके पाथ में क्या करेंगे, बैरियर्स का काम करेंगे, ऑब्स्टेकल्स का काम करेंगे, क्योंकि हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे उनको जाते हुए. ठीक है, इस कारण जो वेपर्स हैं वो कंपैरेटिवली कम फॉर्म होंगे और जो वेपर प्रेशर होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा. राइट, सो P1 वुड बी लेसर देन P नोट. ठीक है, अब इसकी जो क्वांटिटेटिवली काम किया ना कि कितना कम होगा, ठीक है, क्वांटिटेटिव काम जो किया वो किया रोल्ट ने. ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कम हो गई है, तो हमने ये तो मान लिया कि जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, जितना होना चाहिए था प्योर स्टेट में जितना था उससे कम आएगा. ठीक है, बट कितना कम आएगा, ठीक है, वो काम किसने किया, रोल्ट ने. कैसे समझते हैं उस चीज को, देखो, वेपर प्रेशर का सॉल्वेंट का, सपोज करो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारा P1 है. ठीक है, और प्योर फॉर्म में हमने अभी किया कितना है, P नोट है. ठीक है, ऑल्सो जस्ट सपोज कि जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है इस सॉल्यूशन में वो क्या है, X1 है. तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 वुड बी इक्वल टू X1 इंटू P नोट. यही किया हमने कि P1 विल बी इक्वल टू, P1 क्या है, vapor pressure of that component, vapor pressure of solvent in this solution, X1 mole fraction of solvent in this solution, and P naught is the vapor pressure of solvent in the pure form. Right? अब हमें पता है कि इस सॉल्यूशन में क्या है, सोल्यूट और सोलवेंट है बस. ठीक है, सोल्यूट तो हमारा नॉन वोलेटाइल है. ठीक है सर, सोलवेंट ही वोलेटाइल है. इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो सिर्फ किसकी वजह से है, सोलवेंट की वजह से है. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान लो कितना है, PS है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, P1 के इक्वल. राइट, तो P1 किसके इक्वल है, PS के. सो PS विल बी इक्वल टू X1 इंटू P नोट. राइट, PS विल बी इक्वल टू X1 इंटू P नोट, और PS बाय P नोट इज इक्वल टू X1. ठीक है,
अब यहाँ पे x1 की एक बार वैल्यू पुट कर दो। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल फ्रैक्शन अगर हमें किसी भी कंपोनेंट का निकालना है तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट N1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2। N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो N1 प्लस N2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N1 क्योंकि x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आ गए। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। PS डिवाइड बाय P नोट विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, राइट? ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए? हमें अब हम क्या करेंगे? अब निकालेंगे रिलेटिव लॉरिंग। हमें यही कैलकुलेट करना है ना कि कितनी लॉरिंग हुई है, कितनी रिलेटिव लॉरिंग हुई है वेपर प्रेशर की। उसके लिए क्या करो? दोनों साइड 1 में से माइनस कर दो। 1 माइनस PS डिवाइड बाय P नोट, 1 माइनस N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। एलसीएम ले लो दोनों साइड पे। यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? P नोट, ठीक है, P नोट माइनस PS, राइट। सिमिलरली यहां से एलसीएम लोगे N1 प्लस N2, ठीक है। सो N1 प्लस N2 माइनस N1, N1 से N1 क्या हो गया? कैंसिल। सो P नोट माइनस PS डिवाइड बाय P नोट। P नोट माइनस PS क्या हो गया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P नोट क्या था? प्योर फॉर्म में जितना वेपर प्रेशर है माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किया है, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय PS मतलब क्या आ गया हमारे पास? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि किसके इक्वल आ रहा है? N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग है वेपर प्रेशर की वो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल है। मतलब जितना इसमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, जितना सोल्यूट का अमाउंट होगा, जितना सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, उतनी ही रिलेटिव लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा, ये जो रोल्स लॉ ने हमें क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन दिया कि कितनी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी, राइट। अब अगर हम देखें जो कल हमने हेनरीज लॉ किया था, ठीक है, वो भी क्या है? जो रोल्स लॉ है वो उसी की एक स्पेशल एप्लीकेशन ही है, ठीक है। कैसे? हेनरीज लॉ में हमने क्या किया था कि PA इज इक्वल टू KH इंटू XA, यही किया था। और रोल्स लॉ में हमने क्या किया कि PA इट इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, यही तो किया है। तो बस KH जो हेनरीज कांस्टेंट है वो किससे रिप्लेस हो गया? P नॉट A से रिप्लेस हो गया, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से रिप्लेस हो गया, और तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बस यही है हमारा रोल्स लॉ, जिसके बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इन्हीं फॉर्मूलाज से, ठीक है। एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे आगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि किसके इक्वल होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होती है इन द सॉल्यूशन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ideal and non-ideal solutions. Okay.